Hey folks, welcome to our channel FinRivis। ये है एपिसोड 15 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनपीए जो कि पार्ट 3 है। ओके अगर आपने प्रीवियस 2 एपिसोड्स एनपीए के नहीं देखे हैं, जो कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी एनपीए क्या है। ओके फिर हमने बात की थी कितने वेज के हैं एनपीए, कितने तरीके से जनरेट किए जा सकते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनपीए को बढ़ाने के लिए लीड रोल प्ले करते हैं। ओके फिर हमने डिस्कस किया था करंट सिनारियो, करंट डेटा क्या है एनपीए का। फिर हमने डिस्कस किया था इस कितने टाइप्स के एनपीए होते हैं। और फिर हमने देखा था कि डिस्कशन में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, जिसमें हमने सब स्टैंडर्ड एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लॉस एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। फिर हमने डिस्कस किया था स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। ओके पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे मेजर्स, ऐसे कौन कौन से टूल्स, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज हमने अब तक अडॉप्ट की हैं एनपीए को टैकल करने के लिए, एनपीए को एनपीए की जो प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम की है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओके हम डिस्कस करेंगे डीआरटी के बारे में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, लोक अदालत, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, सरफाइसी एक्ट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, 5 to 25 rule, joint lender forum, mission Indradhanush, strategic debt restructuring SDR, asset quality review, sustainable structuring of stressed assets, insolvency and bankruptcy code, and of course latest strategy bad bank। ओके सो हम इन सब स्ट्रैटेजीज को, इन सारे टूल्स को, इन सारे टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके इससे पहले जो एनपीए पार्ट 1 है, एनपीए पार्ट 2 है, आप उसे जरूर देख ले आपके क्लियर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एनपीए का। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993 की। ओके अच्छा, इसमें हमने जितने भी स्ट्रेटजीज लिए हैं वो 1991 के बाद नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही हमने सारे मेजर्स और सारे टेक्निक्स को स्टार्ट किया है लेना। ओके अच्छा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मेन एम क्या था कि जो केसेस है ना उसको सेटल करना, मतलब जो डेट रिकवरी के जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना इन अ स्पीडी मैनर में। ओके ये एस्टेब्लिश हुआ था रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के अंडर। ओके बेसिकली रिकवरी जो मैकेनिज्म है डीआरटी एज अ रिकवरी मैकेनिज्म, उसके अंडर में 3 तरह की अथॉरिटीज थी जिसके थ्रू वो डेट रिकवर करते थे, जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, रिकवरी ऑफिसर्स, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू इन केस अगर किसी को एपेलेट में जाना है, अपील करना है, तो वो 75% ऑफ द डेट डिपॉजिट करनी होती थी, उसके बाद ही अपील किया एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ओके अच्छा, इन सारे जो डीआरटी मैकेनिज्म का जो मोड है, ओके ये 2 मोड में काम करते हैं। अच्छा, डीआरटी मैकेनिज्म बेसिकली फोकस करता था प्रोसीजर ऑफ डीआरटी पे और मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेट पे। ओके जो कि डिसाइड होता था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। ओके अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए बैंक को स्पेसिफिक फॉर्मेट से होकर गुजरना पड़ता था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ और स्पेसिफिक फीस के साथ अप्रोप्रिएट डीआरटी चूज करने में। ओके फिर जब बैंक एप्लीकेशन फाइल कर देता है डीआरटी में, तो विद इन 30 डेज जो डीआरटी है वो रीजन फॉर रिजेक्शन मांगती है, किससे? बोरोवर से, कि आपने क्यों पे नहीं किया लोनिंग अमाउंट। ओके ठीक है, हम क्यों बैंक को रिलीफ ना दें, रीजन फॉर रिजेक्शन। ओके बोरोवर से मांगती है समन इशू करके। फिर इंटेरिम ऑर्डर इशू करती है। इंटेरिम ऑर्डर इन द सेंस, इंटेरिम ऑर्डर मतलब इंटेरिम ऑर्डर करती है किसी चीज को प्रोहिबिट करने के लिए, कि बोरोवर के ऊपर अगर लोनिंग है, ओके जिसको उसने नहीं दिया है, उसके ऊपर केसेस चल रही है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो ना ट्रांसफर कर सकता है, ना कि कोई न्यू डीलिंग करती है, डीलिंग कर सकता है, ना ही उस पर्टिकुलर एसेट को डिस्पोज कर सकता है। ओके सो इस तरह के इंटरिम ऑर्डर पहले डीआरटी पास कर देता है।
उस बोरोवर को प्रोहिबिट करने के लिए। ओके, फिर रिकवरी टू मोड से होकर गुजरती है। रिकवरी ऑफिसर्स के थ्रू, जैसे कि वो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, अरेस्ट या डिटेंशन भी हो सकती है, या फिर किसी मैनेजिंग पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। सेकेंड मोड होता है कि अगर किसी बोरोवर ने किसी और के पैसे देने हैं तो वो किसी थर्ड पार्टी से भी ले सकता है। ओके, लेकिन इस डीआरटी का प्रॉब्लम ये था कि नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होते गए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे और डीआरटी के अपने जो नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो कम थी। तो उस सेंस में जो केसेस है वो 2 और 3 ईयर्स से भी ज़्यादा खींचने लगे। ओके, ये था डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। फिर आता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि आया था 2000 में। ओके, इसको सिविल भी कहते हैं लोग, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अभी इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उन सारी कंपनीज की, उन सारी इंडिविजुअल्स की, उन सारी इंस्टीट्यूशंस की जिनके ऊपर लोन है या फिर कहीं से उन्होंने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रखा है। ओके, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम उसका सिविल स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का या इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स के फंड हैं, लोन अमाउंट सैंक्शन ऑलरेडी हैं, जिससे वो क्या होता है, जिससे वो हम एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनका सिविल स्कोर चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, इसे लोनिंग अमाउंट सैंक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, उसका विलफुल कंडक्ट कैसा है, वो डिफॉल्टर तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें सिविल प्रोवाइड करता है। ओके, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन रखती है, सबका रिकॉर्ड रखती है, सबको फाइनेंशियली ट्रैक करती है, जिसके ऊपर सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अपडेटेड होते हैं सिविल के अंदर। ओके, ये एक स्कोर मेंटेन करती है। स्कोर का रेंज होता है 300 से लेके 900 तक। ओके, 300 सबसे कम रेंज होती है और 900 सबसे ज्यादा होती है। आइडल सिचुएशन 750 है। ओके, आइडल सिचुएशन, फेयर सिचुएशन, जिसमें हम रिलाय हो सकते हैं कि हाँ ये 750 स्कोर है, जिसको अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। ओके, सो ये भी एक टेक्निक, एक टूल अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर आता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत एक ऐसी अथॉरिटी हमने डेवलप की थी अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये क्या करती है? कि जो सारे केसेस पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, उनको स्पीडी करने के लिए, जल्दी रिजॉल्व करने के लिए प्री लिटिगेशन स्टेज में लोक अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, इसमें प्रिसाइडेड ओवर बाय फ्यू सीनियर पर्संस, जैसे जुडिशियल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ओके, डिफेंस पर्सनल, ऐसे एक्सपर्टीज होते हैं जो लोक अदालत को गवर्न करते हैं। ओके, फिर इसके थ्रू जो अवार्ड होता है उसको सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है उसके बराबर ही ट्रीट किया जाता है। ओके, सो इस तरह से ये क्या होता है? लोक अदालत बेसिकली एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म है। ओके, एट प्री लिटिगेशन स्टेज में, ताकि वो मैटर्स को जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवर कर सके। बहुत कोर्ट केसेस के चक्कर में जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको कम कर सके। ओके, इसका मेन पर्पस स्पीडी ट्रायल ही है। ओके, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से ये काम करता है, ताकि मैटर्स जो है रिकवरी के उसको सेटल किया जा सके, कॉम्प्रोमाइज किया सके। अगर कॉम्प्रोमाइज करने के कोई भी चांसेस हैं तो लोक अदालत इसका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ओके, फिर आता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक्ट, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो कि आया था 2001 में। इसके थ्रू आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया था वन टाइम सेटलमेंट का। बेसिकली इसका मेन पर्पस था नेगोशिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस जो है उनको रिकवर करना, अमाउंट रिकवर करना। लॉजिक ये था कि इन केस अगर आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का डेट है तो आप हमें 70 रुपीज़ ही दे दीजिए, हम 30 रुपीज़ भूल जाएंगे। ओके, सो इस तरह की जो नेगोशिएट करना, इस तरह की जो बार्गेनिंग करना, इस तरह की ऑफर्स प्रोवाइड करके बोरोवर्स को वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दे करके बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकवर कर सके अपना डेट अमाउंट।
ओके। कंडीशन ये थी कि अगर आपका जो एनपीए है वो 10 करोड़ से नीचे का है या फिर 10 करोड़ तक है तो 100% रिकवरी होगी। लेकिन अगर एनपीए से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर है तो स्पेशली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक कोई पॉलिसी बना सकता है उसके थ्रू, या फिर रिस्पेक्टिव सेटलमेंट कर सकता है केस बाय केस। ओके। इसके थ्रू सरफेसी के अंडर में नेगोशिएशन सरफेसी एक्ट है या फिर डीआरटी है या फिर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू कंडीशंस होती हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये एम्पावर किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आप केस टू केस एक स्पेसिफिक पॉलिसी बना सकते हैं अब अपना एनपीए को सेटल करने के लिए, ताकि आप लोन को ज्यादा से ज्यादा रिकवर कर सकें। ओके। अच्छा, इसमें विलफुल डिफॉल्ट एंड फ्रॉड केसेस को एक्सक्लूड किया गया था। ओके। सो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज वन टाइम सेटलमेंट की अगर आप एक साथ पैसे दे देते हैं, वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके। सो उस लॉजिक को अप्लाई करके कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, एक वन टाइम सेटलमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था एनपीए को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट आता है सरफेसी एक्ट 2002। ओके। सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ओके। अच्छा, सरफेसी एक्ट को समझने के लिए बेसिकली ये क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है बैंक जिस पे लोन देता है, ओके, उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी लेता है बैंक। तो इन केस अगर डिफॉल्टर हो गया, बोरोवर ने लोन पे नहीं किया, तो वो क्या करती है, वो सिक्योरिटी को सेल करके और डिस्पोज करके, ऑक्शन करके, जो भी उसका प्रोसेस है, उससे जो पैसे आते हैं उससे वो अपना लोन रिकवर करती है। ओके। बेसिकली सरफेसी लाने का, सरफेसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ये कहना सॉल्व करना चाहती थी एनपीए को। बैंक कोई स्ट्रेस नहीं लेगा। ओके। बैंक कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहता एनपीए को लेकर के। वो क्या करेगा, वो सिंपली सरफेसी एक्ट के, ताकि वो कोर्ट केसेस में ना फंसे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इतना ना हो। ओके। इसलिए सरफेसी एक्ट के अंडर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू बैंक क्या करेगा, बैंक जल्दी से जल्दी अपने एनपीए को, अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको डिस्पोज करके और वो जो अपना एनपीए है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। इसके थ्रू सरफेसी एक्ट के थ्रू आरबीआई ने ऑथोराइज किया कि वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू ओनरशिप, सिक्योरिटी की ओनरशिप ले सकती हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट कर सकती हैं, जो बोरोवर्स का जो एसेट है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती हैं उसको मैनेज करने के लिए। ओके। तो सरफेसी एक्ट जो है वो आरबीआई ने एम्पावर किया था सरफेसी एक्ट के थ्रू सारे बैंक्स को कि आप ये प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप कोर्ट में ना जा करके आप यहाँ पे सरफेसी एक्ट के थ्रू ये पावर्स के थ्रू आप अपने एसेट को, एनपीए को रिकवर कर सकते हैं थ्रू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ओके। नेक्स्ट है जो कि हमने अभी डिस्कस किया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, वो बेसिकली जो बैंक के स्ट्रेस्ड लोन है, एनपीए है, उनको बोरो करती हैं। अच्छा, एनपीए को क्यों बोरो करेंगी, क्योंकि जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखता है। ओके। तो उन सिक्योरिटीज को ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी परचेस कर लेती हैं और उनको फिर सेल ऑफ, डिस्पोज करती हैं, ऑक्शन करती हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे वो पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो इस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है और सरफेसी एक्ट के थ्रू इनको रजिस्टर किया जाता है। ओके। फॉर्मेशन इनका कंपनीज जो एक्ट हैं और या सरफेसी एक्ट है उनके अंडर में होता है। ओके। सारे प्रोसेस सरफेसी एक्ट के थ्रू आरबीआई ने दे रखे हैं। सो इस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कोर्ट के केसेस कम होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है, और सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है, लेंडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल बैंक। ओके। उनकी भी इमेज बनी रहती है। ओके। बैंक का बेसिक पर्पस क्या होता है, बैंक का बेसिक पर्पस होता है कि मनी को लेंड करना, कैश और विड्रॉवल ये सब देखना, अपने बैंकिंग बिजनेस को बढ़ाना। लेकिन प्रॉपर्टी को सेल करना, ऑक्शन करना, डिस्पोज करना, अगर इन सब में बैंक्स फंसे रहते हैं तो उनकी इमेज डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन केस अगर एनपीएस बढ़ता है, उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है, हेल्दी नहीं लगती, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं अरे बैंक तो दिवालिया हो गई है, जैसे आजकल हम हर 2 महीने या 3 महीने में सुनते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल इज येस बैंक। ओके। सो इस तरह से ध्यान में रख करके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो आइडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली ये क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजी है अपने डेट को रिकवर करने का। टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, फीजिबल फेसिंग डिफिकल्टीज जो है वो डीआरटी और लीगल प्रोसीडिंग्स के परव्यू में ना जा करके, फॉर एग्जाम्पल एक
100 रुपीज का लोन है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग 100 रुपीज का लोन है, तो अगर बोरोवर नहीं दे रहा है 100 रुपीज का लोन, तो उसको ऑफर दिया जाता है कि हम इसको 20 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब टाइम लेंदी कर देते हैं उसको, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर देते हैं। जैसे आप अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो चलिए आप हमें 7% ही दीजिए, चलिए आप हमें 6% ही दीजिए। तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है और टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये बोरोवर के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करके फैसिलिटीज, कोशिश ये होती है, पर्पस ये होता है, परसेप्शन ये होता है कि इस ऑफर्स के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेट रिकवर कर पाए। ओके, सो ये कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, अपने डेट का जो प्लानिंग है उसको रीस्ट्रक्चर कर देता है। ओके, ये टेक्निक, ये टूल अडॉप्ट किया था ताकि हम डेट फिजिबल मैनर में कलेक्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज 5/25 रूल, जो 2014 में अप्लाई हुआ था। ओके, इसके थ्रू क्या होता था, इसके थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं जो बेसिकली इंफ्रा में हैं, कोर इंडस्ट्रीज हैं, ओके, उनका ज़्यादातर काम लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होता था। उनको 30 या 40 साल के लिए लोन चाहिए होता है। ओके, तो होता क्या था, बेसिकली बैंक्स कहती थी 30 या 40 साल के लिए लोन देना एक रिस्की टास्क है। ओके, सो अडॉप्ट किया था 5/25 रूल। ओके, ऐसा ना हो कि आप उनको फंडिंग तो करनी है, ऐसा ना हो कि बैंक भी रिस्क में हो और उनका जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी अपने फंड के लिए लोनिंग अमाउंट ना मिले। ओके, तो उस सेंस में क्या होता है, जो बैंक की जो बैलेंस शीट है ना, वो ज़्यादा टाइम तक अनहेल्दी लगती है। आई मीन 30 या 40 साल के लिए लोन लेना अपने आप में ही, एनपीए कंटिन्यू करना या फिर लोनिंग अमाउंट रिकवर कंप्लीट ना होना, बैलेंस शीट थोड़ी हेल्दी नहीं लगती। ओके, तो उस सेंस में, और फिर जब बैलेंस शीट हेल्दी नहीं लगेगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ओके, सो इस सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके 5/25 का रूल अडॉप्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 5 ईयर्स के लिए जो है फाइनेंस किया जाएगा, up to 25 years तक। ओके, बेसिकली लोन टेन्योर कैन नॉट बी मोर देन 25 years। अच्छा, 25 साल से ऊपर का लोन जो है वो नहीं हो सकता इंफ्रा एंड कोर इंडस्ट्रीज के लिए। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लोन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज के लिए होगा, ये बाकी लोगों की तरह नहीं अप्लाई किए जाएंगे। ओके, लेकिन इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि रीफाइनेंस और सेल आउट देयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लोन आफ्टर एवरी 5 years। ओके, उनको रीफाइनेंस या फिर सेल आउट करना होगा लॉन्ग टर्म लोन की प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इससे बेसिकली क्या होगा, इट वाज प्रपोज्ड टू मेंटेन द कैश फ्लो ऑफ सच कंपनीज सिंस द प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज लॉन्ग। ओके, सो इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के 5/25 रूल 2014 में लाया गया था, ताकि जो इंफ्रा की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और कोर इंडस्ट्रीज जो है, उनको कोई इशू ना हो और उनका भी और बैंक की जो एनपीए का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती रहे। देन आता है जॉइंट लेंडर फोरम 2014 में आया था ये। बेसिकली ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक इंक्लूजन का, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का एक जॉइंट लेंडर फोरम था। ओके, किस सेंस में, जो स्ट्रेस्ड लोन है उसको रिजॉल्व करने के सेंस में क्या करती थी ये, टू अवॉइड लोन टू द सेम इंडिविजुअल और कंपनी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। मतलब होता था क्या था कि मोस्टली एक कंपनी का लोन चुकाने के लिए लोग दूसरी कंपनी से लोन लेते थे। ओके, फ्रेश लोन लेते थे और पहली कंपनी का लोन दे देते थे, फिर तीसरी कंपनी से लोन लेते थे, फिर दूसरी कंपनी को लोन पे कर देते थे। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये सारे प्रोसीजर फॉलो करते थे। उसी सेंस को, उसी लॉजिक को ध्यान में रखकर, उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके जॉइंट लेंडर फोरम 2014 में लाया गया, जिसके थ्रू कहा गया कि स्पीडी ऑफ डिसीजन असेट ऑफ मोर ₹100 crore और मोर टर्न टू बी स्ट्रेस्ड असेट। मतलब उसके लिए कंडीशन दी गई कि अगर आपका एनपीए जो है वो 100 crore से ज्यादा है तो वो स्ट्रेस्ड असेट को में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसका जो पर्सपेक्टिव था, आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया था जॉइंट लेंडर फोरम को लेकर के। टाइटल था फ्रेमवर्क फॉर रिविटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी। ओके, इसका मेन पर्पस था कि इट इज फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट द इंस्टेंस where one person takes a loan from one bank to give a loan
ऑफ द अदर बैंक। इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो इतना अमाउंट इस बैंक में है, अगर हम जॉइंट लेंडर फोरम में रहेंगे तो हमें पता होगा कि किस पर्टिकुलर पर्सन का लोन इस बैंक में चल रहा है, तो हम उसे फ्रेश लोन दें या नहीं दें, ये हमारा डिसीजन होगा। ओके, सो एक ट्रांसपेरेंसी, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके थ्रू हम डेटा शेयरिंग के थ्रू हम एक जॉइंट लेंडर फोरम बताएं, जिससे क्या होगा, जिससे एक बैंक की प्रॉब्लम सिर्फ एक बैंक की नहीं है, बाकी सारे बैंक्स की भी है। ओके, हम इसे जॉइंटली सॉल्व करेंगे। इस लॉजिक के साथ जॉइंट लेंडर फोरम 2014 लाया गया। फिर आया मिशन इंद्रधनुष, जो कि आया 2015 में। अच्छा, ये वैक्सीन वाला, हेल्थ वाला नहीं है मिशन इंद्रधनुष, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की डेट रिकवरी प्रोसेस में मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। ओके, ABCDEFG इसके एज यूजुअल, जिसके जैसे अपॉइंटमेंट किए गए मैनेजिंग अथॉरिटी के, मैनेजिंग डायरेक्टर के। ओके, ताकि हम एक अच्छी अथॉरिटी ला पाए बैंक डेट को रिकवर करने के लिए। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बैंक के बोर्ड के अलावा, BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू एक ऐसे अथॉरिटीज लाई गई जो कि डेट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। कैपिटलाइजेशन किया गया। ओके, गवर्नमेंट ने रिकवर करने के लिए स्पेशली 70,000 और समथिंग अप्रॉक्स करोड़ कैपिटलाइज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए बैंक्स को दिए। डिस्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर NPA को कम करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज और उनके मैन पावर्स को बढ़ाया गया, इन्हांस किया गया। एम्पावरमेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हायर किए गए जिसके थ्रू हम अच्छे से अच्छे टेक्निक्स अडॉप्ट करके NPA को टैकल कर सकें। अकाउंटेबिलिटी, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई। गवर्नेंस रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू हमने डेट को रिकवर करने की कोशिश की, NPA को रिजॉल्व करने की कोशिश करी। मिशन इंद्रधनुष इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज ये अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है। ओके, सो इन ABCDEFG के तहत हमने स्टेप बाय स्टेप मिशन इंद्रधनुष को एज अ लीड रोल करके हमने NPA को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, ये स्कीम क्या करता है, कि अगर आपका जो लोन है NPA में कन्वर्ट है तो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का काम करता है, कंप्लीटली या पार्टली। ओके, सो ये एक कहते हैं ना कि NPA का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना। ओके, सो कंस्ट्रक्शन, एक तरह से कंस्ट्रक्ट कर देना कि ये जिसके थ्रू अब मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग डेट को रिकवर करते हैं। जैसे ओनरशिप चेंज हो जाती है, प्रमोटर्स की ओनरशिप, इट्स बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर दैट more stake of promoters in reviving stressed accounts and providing banks an enhanced capability for initiating a change of ownership in appropriate cases. Okay, जो मोस्ट सूटेड लगता है, जो अप्रोप्रिएट लगता है, उसमें क्या करती है बैंक, ओनरशिप चेंज कर देती है पार्टली कन्वर्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल लोनिंग अमाउंट है उसको पार्टली इक्विटी शेयर्स में या फिर फुल्ली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी और उससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर देती है उसकी कैपेबिलिटी, ताकि उससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, इंटरेस्ट आए और उनकी जो रिकवरी है वो स्मूथली और इफेक्टिव वे में हो जाए। ओके, ये 2015 में लाया गया था। फिर एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में। ओके, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्लासीफाई स्ट्रेस्ड एसेट एंड प्रोवाइडिंग फॉर देम सो एज टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द बैंक्स एंड फर्दर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मींस हमें पहले पता हो जाए एसेट को रिव्यू करके, मतलब हमारे जो NPAs हैं उनको NPAs पे कन्वर्ट होने के पहले या फिर NPAs के थ्रू हम पहले पता हो जाता कि कौन कौन से एसेट्स डिफॉल्ट होने वाले हैं। ओके, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन को ध्यान में रख करके हमने ये एक्शन लिया था, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया था, जिसके थ्रू ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ओके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के थ्रू उन सारे लोन्स को, उन सारे एसेट्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन से जो लोनिंग अमाउंट है या फिर डिफॉल्टर्स हैं वो NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमें जो है अलर्ट का साइन दे देता है कि हमें इस पर्टिकुलर लोनिंग अमाउंट में अलर्ट हो जाना चाहिए। ओके, और हमें जरूरी जो स्टेप्स हैं, ओके, जरूरी स्टेप्स को हमें अभी ही उठा लेना चाहिए थ्रू क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड थ्रू क्वालिटेटिव मेजर्स, जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं ऑडिटर्स, और वो ऑडिटर कहाँ ऑडिटर अपॉइंट होता है RBI के थ्रू। ओके, सो एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में आया था। फिर आया सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट S4A 2016।
ओके इसमें क्या हुआ था, इट हैज फॉर्मुलेटेड एज एन ऑप्शनल फ्रेमवर्क रिजोल्यूशन ऑफ लार्जली स्ट्रेस्ड अकाउंट्स। ओके बेसिकली इसमें क्या हुआ कि स्ट्रेस्ड बोरोवर है उनका बाइफर्केशन किया गया। ओके आउटस्टैंडिंग डेट इनटू सस्टेनेबल डेट, इक्विटी और क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ सच एंटिटीज। यानी कि हमने जो एज फॉर ए रिकॉग्निशन जो रीवर्किंग है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटीज हैं उनको आउटस्टैंडिंग डेप्ट को डेट इनटू सस्टेनेबल डेप्ट ओके उसमें कन्वर्ट करके हमने जो रिकॉग्निशन रिजोल्यूशन कैपिटलाइजेशन इन सब के थ्रू जो हमारे 4S हैं सस्टेनेबल और इन सब के थ्रू हमने उसको अचीव करने की कोशिश की। ओके ये भी एक फ्रेमवर्क है रिजॉल्व करने के लिए हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। ओके 2016 में सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, उसकी हमने मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे जो अभी तक हमने जो स्ट्रैटेजीज देखी उसमें हम स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही हुआ है कि हम किस टेक्निक से किस मैकेनिज्म के थ्रू हम अपने लोन को रिकवर कर पाए। ओके कुछ मैकेनिज्म हमने ऐसे भी देखे जिसमें हम ऑफर्स देते हैं कि 100 ना सही 70 ही सही, इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इतना ही सही, हम टाइम बढ़ा देते हैं। ओके फिर कुछ में हमने देखा कि हम कन्वर्ट कर देते हैं या फिर हम किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। हमने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू भी ये सारी चीजें देखी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके अब तक का हमारा मेन पर्पस स्ट्रक्चर चेंज करने का ही है कि हम रीस्ट्रक्चर कर देते हैं और उसके थ्रू हम अपने एनपीए को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बेसिकली ये क्या होता है, इसका मेन पर्पस उन सारे लोगों को होता है जो इंसॉल्वेंसी के थ्रू जैसे नहीं दे पाते, डिफॉल्टर्स हो गए हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ उनके एसेट को सेल करना, और उनको इंसॉल्वेंसी के थ्रू जो कॉर्पोरेट पर्सन है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपीज ओके उनको टाइम बाउंड मैनर में स्पीडी उसके लिए स्पीडी रिकवरी के लिए या फिर स्पीडी सेटल करने के लिए केसेस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया। अच्छा बेसिकली इसका क्या होता है, डेटर पोजीशन टू क्रेडिटर्स कंट्रोल, मतलब जो सिक्योरिटी डेटर्स की है, आई मीन बोरोवर्स की है, उसके पोजीशन से लेकर के क्रेडिटर्स कंट्रोल, यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं उनके कंट्रोल में किस तरह से चीजें आए, किस तरह सेटल हो, उन सारा जो प्रोसीजर है वो इस कोड के थ्रू मैनेज किया गया। ओके जिसमें क्या हुआ कि उसमें प्रमोट किया गया एंटरप्रेन्योरशिप को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बाय कंसोलिडेटिंग अमेंडिंग द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन, इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। ओके पार्टनरशिप जैसे कि अभी मैंने कहा एलएलपी। ओके इन सारे जो मेन कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनकी स्पीडी सेटलमेंट के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया। ओके ताकि कन्वर्ट किया जा सके जो शिफ्ट है ओके डेटर्स का पोजीशन जो है क्रेडिटर्स के कंट्रोल में कितना इजी वे में कन्वर्ट हो जाए, कितना इजी वे में इनहैंस किया जाए, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के थ्रू आया। नाउ द लेटेस्ट इज बैड बैंक। 3 महीने पहले 16 सितंबर 2021 में न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30,600 करोड़ अप्रॉक्स जो फंड है वो सैंक्शन किया बैड बैंक के लिए। ओके ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हमने एनपीएस को, ये लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है हमारी, किस तरह से हमने बैड बैंक के थ्रू अपने एनपीए को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, ये अपने आप में एक सेपरेट एपिसोड होगा। ओके डिस्कस करेंगे हम सेपरेट एपिसोड में। ओके इनफ फॉर द डे। तब तक आप फिनरिव्यूज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को रिवाइज करते रहें और वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम बात करने वाले हैं बैड बैंक की। ओके तब तक फिनरिव्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।